ये मेरा ही है। हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हारिस मुस्तफा आप सभी दोस्तों का आपके अपने टीचर सेकंड पे प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाइए जिससे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एम आई ऑडिबल? मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए चलिए, परफेक्ट। आइए फटाफट से तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 4। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी साइंस के लिए, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब ऑलरेडी मेरा 3 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया है और होप्सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ आप लोगों का रिस्पॉन्स अभी पिछले 3 प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छा था, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज भी आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके बाद 3 और प्रैक्टिस सेट आएगा इसी पे, फिर हम लोग पीजीटी फिजिक्स पे भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। परफेक्ट, ऑल इज क्लियर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज वगैरह पहले चेक कर लेते हैं ना, आवाज वगैरह पता चले। हमने 5 मिनट 10 मिनट पढ़ा दिया और आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए, बहुत ही बेहतर है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फटाफट से पेन और कॉपी निकालिए, जिससे कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस नंबर 4। और इसी क्रम में चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लक्ष्य फाउंडेशन बैच हमारा 2025 स्टार्ट हो गया है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद के इतने कोर्सेज होते हैं, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। आप बाकी देख सकते हैं जितने भी स्टेट टेट होते हैं, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, ईएमआरएस, डीडब्ल्यूएसबी, बीपीएससी, पीजीटी, एलटी, एमआरएस, सारे कोर्सेज हमारे यहाँ मौजूद है। और जिस कोर्सेज की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्सेज की आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। इससे रीजनेबल प्राइस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि आपको रिटन कंटेंट मिलेगा, थ्योरी मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सब कुछ मिलेगा। इवन आपको डाउट सेशन क्लासेस भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप इच्छुक हैं बैच ज्वाइन करने के, तो आप संस्था के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, कितने ईयर की वैलिडिटी है, डिस्काउंट कितना है, XYZ। नंबर है 96 28 95 92 37। अगर आप कॉल कर रहे हैं और कॉल रिसीव नहीं हो रही है तो आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सभी विषयों पे हमारे कोर्सेस उपलब्ध हैं। स्वतंत्रता बैच के कोर्सेस आपके सामने दिख रहे हैं। जिस भी कोर्सेज की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं कॉल करके 9628959237 पे। ठीक है जी। चलिए, यहाँ तक तो थोड़ा बहुत हो गई बात। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। और हमारा मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है हमारा आज का टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन इसी क्रम में आपके सामने हुआ, टीजीटी साइंस। तो ऐसे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी साइंस के लिए, फटाफट से क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट करें। इसका ऑप्शन क्या होगा?
What cause the motion of the body which is initially in the state of rest? अगर कोई बॉडी विराम अवस्था में होती है तो कौन सा कॉज हो सकता है, क्या वजह हो सकती है किसी बॉडी के रेस्ट में रहने के लिए? फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, स्पीड रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? बताइए, किसी भी वस्तु के विराम अवस्था में रहने के लिए कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है, कौन सा कॉज हो सकता है? फोर्स हो सकता है, फोर्स मतलब बल है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन हो सकता है, या चाल हो सकती है, इसमें से एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं, या कोई ऑप्शन नहीं है। फटाफट से मार्क करिए आंसर, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही बढ़िया। गुंजा भट्ट जी का आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर आंसर, फोर्स। फोर्स, कोई बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ठीक है जी, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसका मतलब बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। तो यहां से दो कंडीशन बनती है, बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है या बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है जी, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और बॉडी अगर रेस्ट पे है तब भी एफ एक्सटर्नल जीरो होगा। ठीक है बहुत बढ़िया। तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इसके लिए जिम्मेदार है फोर्स, बल, इसका मतलब होता है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। चलिए, और इसी में ही आपको एक दो चीज मैं और बता दूं, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है, इस प्रकार, पहली बात तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, किसी बॉडी में लगने वाला कुल बल जिसे बोलते हैं टोटल फोर्स जीरो है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाता है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम आता है, ये जरूर से याद रखिएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी किसी स्पीड के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस है, याद रखिएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर हम लोग फर्दर स्टैटिक इक्विलिब्रियम को तीन पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो उन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर परेशान मत होइएगा, जब इस टॉपिक पे आएंगे इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। एक आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल के सेंटर पे आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है, और इस स्फेरिकल शेल के सेंटर पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये है स्फेरिकल शेल, और स्फेरिकल शेल के सेंटर पे आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ई। ई जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कितना होगा बताइए, किसी को पता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? चलिए बहुत ही बढ़िया, नहीं पता तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा किसी स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो। मैं बहुत ध्यान से याद रखिएगा, अगर मान लीजिए इस स्फेरिकल शेल का अगर रेडियस आर है तो इसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मान लीजिए कोई बिंदु स्फेरिकल शेल के बाहर किसी पॉइंट पर है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर कितना है, स्मॉल आर, ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस स्फेरिकल शेल का हम मास मान लें एम, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एक स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है, इसके सरफेस पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है, और सरफेस के बाहर जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाती है। तो ये बात आपको कुछ धीरे धीरे तो समझ में आ रही होगी। इसका मतलब जैसे 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 हम सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ध्यान से देखिएगा अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए सेंटर से लेकर कहां तक, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक, यहां से लेकर यहां तक,
तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है ना। देखिए यहां से लेकर यहां तक तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। जैसे आर बराबर आर हुआ तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्लाइन करती है, याद रखिएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेंटर से लेकर आर बराबर कैपिटल आर तक तो बिल्कुल जीरो रहेगी, लेकिन एट द सरफेस पे इसकी इंटेंसिटी अचानक बढ़ जाएगी, और जब ये अचानक बढ़ेगी तो इस अचानक बढ़ी हुई वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी वैल्यू होगी, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होगी, याद रखिएगा। और फिर धीरे 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 ये डिक्रीज करेगी, डिक्लाइन करेगी। तो ये चीज आपसे बहुत पूछी जाती है अच्छी तरीके से। तो भैया ऑप्शन तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, ऑप्शन आपके सामने दिया है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। ऑप्शन है वेरिएबल, मिनिमम, जीरो, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए भैया आपको तो समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो किसी स्फेरिकल शेल के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो, और इसके सरफेस पे मैक्सिमम होती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और सरफेस के बाहर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो पहले क्या होगी, जीरो होगी। देखिए यहां पे थोड़ी सी माफ करिएगा, गलती हो गई, माफ करिएगा, माफ करिएगा, माफ करिएगा, देखिए गलती हो गई। ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर के बीच अगर हमें ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए जैसे जैसे सेंटर से हम बढ़ रहे हैं सरफेस की तरफ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और कहां तक बढ़ेगी, आर बराबर कैपिटल आर तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, इस पॉइंट पर बढ़ेगी, और इसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। समझ में आ रहा है क्या, सेंटर से यहां तक बढ़ेगी, और जैसे हम और बाहर की तरफ जाते जाएंगे डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है। तो आप इस चीज का ग्राफ बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सेंटर है, और सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। ग्राफ आपसे पूछा भी जाता है कभी कभी एग्जाम में। चलिए, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, और इसके लिए मुझे मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं। तो बस समझ में तो आ गया आपको पास से, जैसे सेंटर से हम दूर हटेंगे इस सरफेस की तरफ आते जाएंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और यहां पे आकर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। अगर किसी सिस्टम के पार्टिकल का जो मोमेंटम है कंजर्व्ड है, इसका मतलब क्या हो सकता है, द पार्टिकल आर चार्ज्ड एंड मूविंग, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयर इज अ फोर्स प्रोवाइडेड टू द सिस्टम एक्सटर्नली, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या हो सकता है, the particle are charged and moving, there is no external force acting on the system, there is a force provided to the system externally। वेरी गुड, देखिए सही आंसर आया है ऑप्शन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है तो इसका मतलब इस पे जो बाह्य बल है वो जीरो है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जरा थोड़ा सा पेन और कॉपी निकालना पड़ेगा। 100 वॉट बल्ब, एक 100 वॉट का बल्ब है जो इमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। बल्ब के द्वारा पर सेकेंड कितने फोटॉन्स इमिट होते हैं, आपको यह बताना है। तो आपके पास एक बल्ब है जिसका पावर दिया गया है, पावर ऑफ बल्ब, पावर पी कितना दिया गया है, 100 वॉट, 100 वॉट दिया गया है। चलिए जी, और वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर, वेवलेंथ कितना दिया गया है, 400 नैनोमीटर। और फोटोन किस स्पीड से मूव करता है, लाइट की स्पीड से मूव करता है, तो आपको ये तो पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो होता ही है। अच्छा, अगर आपको पता है ना एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन
एक फोटोन की एनर्जी को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ये होता है एच न्यू। कितना होता है? एच न्यू। बोलो होता है क्या? चलिए अब बात ही एच क्या होता है। एच को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। अच्छा हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, एच न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, और एच प्लांक कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ आपको दिया गया है 400 नैनोमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इन सब वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करिए, इसमें आप क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एनर्जी, मतलब एक फोटोन की एनर्जी निकाली जा सकती है। तो फटाफट से बताइए कितना आएगा, कैसे होगा, कितना आंसर आएगा, जल्दी बताएं फटाफट से। बताइए भैया फटाफट से। तो एक फोटोन की एनर्जी आपको जो भी निकल आए, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे बताइए? नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालते हैं? हाँ, पावर ऑफ सोर्स, सोर्स का कितना पावर है डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी। कितना आसान है कि नहीं? पावर ऑफ सोर्स, सोर्स का पावर कितना है डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी। अब पावर वगैरह तो आपको पता ही है कितना है, पावर है कितना, पावर दिया गया है 100 वॉट, तो ये 100 वॉट कर दीजिए। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है आपके सामने है 6.64 10⁻⁻34। इसको अप्रोक्सीमेशन ले लें क्या? इसका अप्रोक्सीमेशन ले लिया जाए, चलो इसका अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, और 6 तियां ये 18 मान लेते हैं, है ना। चलो इसको हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। 28, इसको हम 7 मान के चले, तो 7 मानेंगे तो काफी कुछ कट भी जाएगा, तो इसको 7 मान लेते हैं, 7, तो 7 तियां 21 हो जाएगा। तो आप इसको देखिए कितना होगा, मैं इसको बताता हूँ। देखिए ये आपका 100 हो जाएगा, 7 या 21 मान लीजिए, इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई कितना था 400 इंटू 10⁻⁻9, है ना, यही तो था। अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, तो ये -34 और 8 कितना हो जाएगा 26, -26, और ये ऊपर चला जाएगा, तो -26 और 9 और माइनस करो कितना हो जाएगा, ये हो गया 7, 17, 17 हो गया, है ना, ये 17 हो जाएगा। तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 21, और 10 टू द पावर हो जाएगा -19, 17, -17। तो और कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसमें, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻4 10⁻4 इंटू 10⁻17 अपॉन 21। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, एक जीरो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 40/21 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 20। तो अब इसे अप्रोक्सीमेशन निकालना है हमको, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻20 फोटॉन्स, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आ रही है। चलिए देखते हैं आसपास क्या वैल्यू है, हाँ मतलब यही वैल्यू निकल रही है। देखिए 2.1 × 10⁻20 फोटोन, तो मतलब इसी की वैल्यू के आसपास ही वैल्यू आ रही है। दिस ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने लोगों का आंसर ऑप्शन बी आया है? अरे ऑप्शन बी, प्रीति गंगवार जी ऑप्शन सी कहाँ आ रहा है भाई? फोर्थ का ऑप्शन सी कहाँ आएगा? थोड़ा सा करेक्शन करिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? बताइए बताइए फटाफट से बताइए। फोर्थ का सी, मेक अ करेक्शन, फोर्थ का बी आंसर आना चाहिए। बताइए अगर कुछ माइनस प्लस में कुछ गलती हो गई हो, कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं है? देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो तो। आपका 4.5 आ रहा है भाई, कहाँ से 4.5 आ रहा है? 4.5 कहाँ से आ रहा है? थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत किया है आप लोगों ने।
कुछ कैलकुलेशन गलत किया है आप लोगों ने, थोड़ा सही कैलकुलेशन कीजिए। मेरा करेक्ट कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करिए, आप लोगों ने गलत किया है, आंसर तो यही आएगा। बाकी तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन हाइट इज 20 जूल, 200 जूल। मतलब किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी किसी सर्टेन हाइट पर 200 जूल है। द काइनेटिक एनर्जी पजेस इट व्हेन इट जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ नेग्लेक्टिंग द एयर रेसिस्टेंस। मान लो ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और किसी बॉडी को आपने ऊपर की तरफ उठाया है, मान लीजिए कोई बॉडी है ये, और इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 200 जूल, ठीक है। जब ये बॉडी नीचे की तरफ आती है, अर्थ के सरफेस पे आती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपको पता है कि ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन में अगर हम ये मान लें कि देयर इज नो ड्रैग फोर्स, देयर इज नो एयर असिस्टेंस, या हम निग्लिजिबल मान लें एयर असिस्टेंस को, तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व हो जाती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है, विच इज कांस्टेंट, है ना। अगर मान लीजिए इसके हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल है, और जैसे जैसे ये बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ऑल द एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल है, तो जब ये अर्थ के सरफेस पे आएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 200 जूल हो जाएगी। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जब हम ये मान के चलेंगे कि देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस और देयर इज नो ड्रैग फोर्स। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब अगर किसी हाइट पर 200 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है, तो सरफेस पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 200 जूल हो जाएगी। आसान है कि नहीं। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। अगर आपको आता है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि इफ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, और सिर्फ सिस्टम में कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उस समय क्या होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यही तो होता है ना। अब इनिशियल तो देखो, यहां पे कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, और इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 200 जूल। और जब ये बॉडी किसी अर्थ के सरफेस पे आ जाएगी तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता नहीं है। तो देखो 0 0 हट गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 200 जूल आ गई। तो इसका मतलब विच आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। वेरी गुड। गुंजा का भी आंसर ठीक है, प्रीति का भी आंसर ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, विच डायरेक्शन डज द थंब पॉइंट इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब एक करंट कैरिंग वायर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और उस बल की दिशा निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आपसे पूछा गया है कि थंब किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, थंब किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, स्ट्रीम्स, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए थंब किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। चलिए मैं बता देता हूं। आप जैसे 4 फिंगर आपने बना लिया, आपने ये 4 फिंगर बना लिया, मान लीजिए आपका ये है 4 फिंगर, ठीक है। 4 फिंगर समझ में आता है क्या, ये वाली फिंगर, और ये आपकी है मिडिल फिंगर, और ये आपकी है थंब, ये क्या है, थंब। अब मुझे बताइए 4 फिंगर किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में 4 फिंगर किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, बताइए। ध्यान रखिएगा 4 फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। और थंब इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या बोल सकते हैं मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो 6 का विच आंसर इज करेक्ट, देखिए 6 का 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो 4 फिंगर होता है, ये 4 फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं? टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स on a current carrying wire when it is placed in a uniform magnetic field, to detect the direction of force on current carrying wire placed in uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर बल निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो उसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये ऑप्शन सी सही है। बताइए, ठीक है। तो ये देखिए, इससे आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहली बात तो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? बल निकालने के लिए, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है जी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में 4 फिंगर यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट दैट इज फाउंड टू बी 75 बीट्स इन अ मिनट ऑन एन एवरेज। फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट की फ्रीक्वेंसी निकालना है, जो फाउंड टू बी, जो 75 बार धड़कता है इन अ मिनट, 1 मिनट में 75 बार धड़कता है। एक ऐसे मनुष्य की आपको हृदय की धमनी निकालनी है, हार्ट बीट की धमनी निकालनी है, जो 1 मिनट में 75 बार धड़कता है। तो भैया 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, देखते हैं। 75 बीट्स, कितने बीट्स? 75 बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में 75 बीट्स कर रहा है। अच्छी बात है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। या हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना धड़क रहा है? 75 बार धड़कता है। तो 60 सेकंड में कितनी बार धड़केगा? 75 बार ही धड़केगा। बहुत ही भाई, इसका दिल तो बहुत ही कमजोर है ना। 60 सेकंड में 75 बार धड़क रहा है सिर्फ, बाप रे, लगता है कुछ ना कुछ तो इसके साथ मैटर हुआ है। खैर, 1 सेकंड में कितनी बार धड़केगा? 1 सेकंड में धड़केगा 75 डिवाइडेड बाय 60 बीट्स। तो 1 सेकंड में जितना बार धड़कता है उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 75/60। अब 1 दशमलव, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 60 दूना हो गया 120, तो बचेगा 30, 30 का हो गया ये 1.5 होगा क्या? 1 सिंप्लीफाई करो यार इसको, 60 का हो गया 60 ना 20 सी, हाँ ठीक है, 1.25 हर्ट्स। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है गुरुजी? इसकी फ्रीक्वेंसी है 1.25 हर्ट्स। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, इसकी हृदय की फ्रीक्वेंसी, हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अगर ज्यादा होती तो समझ में भी आता है ना कुछ। खैर, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, तो समझ में तो आ ही गया। दिस ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टिक मार्क करते चलिए, समझ में आ रहा है ना?
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजिंग द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रिमिनरली बेस्ड ऑन। अच्छा, खैर ये तो क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, लेकिन आप लोग तो कर लेंगे ना, बहुत आसान है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस यूजिंग द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज प्राइमली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये तो बहुत ही आसान है। बताइए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? The process of electroplating using the phenomena of electrolysis is primarily based on electromagnetic induction, chemical effect of electric current, heating effect of electric current, more than one of the above, none of the above. Chemical effect of electric current, absolutely correct. सही आंसर, this option B is absolutely correct. Chemical effect of electric current is the correct answer. M.Tech इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड B.Ed किया है तो पीजीटी फिजिक्स से अप्लाई कर सकते हैं क्या? एलटी में तो अब नहीं कर सकते, अरे एलटी तो ऐसे नहीं कर सकते, जीआईसी में भी अब नहीं कर सकते, पीजीटी वगैरह में नहीं कर सकते भैया, बड़ी मुश्किल है। अब आपका एमएससी होना चाहिए फिजिक्स से, एमएससी होना चाहिए फिजिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देखिए सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं हो सकती, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। देखिए थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती। यूनिफॉर्म स्पीड ज़्यादा कहना बेहतर है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है ना, चाहे वो यूनिफॉर्म हो और चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है। तो क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड along a circular path, then the particle has, पार्टिकल के पास होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओनली, बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, आसान क्वेश्चन है बहुत। हेलो, ठीक है, बताइए बताइए फटाफट बताइए। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन द पार्टिकल हैज, पार्टिकल के पास होगा सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अरे अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इसके पास मात्र एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अगर मान लो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर मूव करता तो इसके पास दोनों एक्सेलरेशन हो जाते, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों हो जाते। कितना आसान है। चलिए नाइन्थ का सी, अरे गुंजा भट्ट जी नाइन का सी, सी कहां से हो जाएगा भैया, यूनिफॉर्म स्पीड है ना। प्रीति का आंसर ठीक है, नाइन का बी। चलिए बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ देयर वर अ रिडक्शन इन ग्रेविटेशन, अच्छा क्वेश्चन है देखिए, इफ देयर वर अ रिडक्शन इन ग्रेविटेशनल इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स डू यू थिंक वुड चेंज इन सम रिस्पेक्ट। अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल इफेक्ट में थोड़ा सा रिडक्शन कर दिया जाए, ग्रेविटेशनल इफेक्ट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट, मतलब वेट, ठीक है। अगर किसी बॉडी के वेट में थोड़ा सा रिडक्शन कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कुछ हद तक चेंज हो सकता है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आर्किमिडीज अपलिफ्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। अगर हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, मतलब थोड़ा सा घटा दें, तो आपकी नजर में कौन सा ऐसा बल है जो कुछ हद तक चेंज हो सकता है?
प्रीति जी का आंसर है 10th का बी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से आ गया, ये बात समझ में नहीं आई। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से आ जाएगा? दो कंडीशन देखिए कि इफ बॉडी इज वर्टिकली ड्रॉप इन लिक्विड, दूसरा व्हेन बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली इन एयर वर्टिकली। तो दो अलग अलग सिचुएशन है, यहां पे थोड़ा सा अच्छा चर्चा करना पड़ेगा अपने को। देखिए जी, अच्छा तुक्का लगा दिया, तुक्का लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं। अगर बॉडी वर्टिकली ड्रॉप हो रही है किसी लिक्विड, मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है और किसी बॉडी को आप क्या कर रहे हैं, वर्टिकली ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसे आपने किसी बॉडी को वर्टिकली ड्रॉप कर दिया, ये बॉल कुछ नीचे तक जाएगी और जाने के बाद अब ये कुछ देर तक ऊपर आएगी, ऊपर आके ये तैरना स्टार्ट कर देगी। मान लीजिए बॉडी यहाँ पे आकर तैरना स्टार्ट कर गई। अब बॉडी यहाँ पे तैर रही है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है, जो बॉडी यहाँ तैर रही है, एक तो लिक्विड इस बॉडी पे ऊपर की तरफ लगा रहा है थ्रस्ट, क्या लगा रहा है? थ्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं बायंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायंसी बोलते हैं, ठीक है। और एक तो इस बॉडी का वेट, इस बॉडी का वेट, मतलब बॉडी का वेट अगर बायोंसी फोर्स के बराबर है तो ये बॉडी क्या करेगी? तैरेगी, इमर्ज होकर तैरेगी, है ना। याद रखिएगा, अगर बायंस फोर्स अगर बॉडी के वेट के बराबर है तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी क्या करेगी? इमर्ज होकर तैरेगी। इसका मतलब यह है कि जो वेट होता है, जिसको हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं, वो कहीं ना कहीं आर्किमिडीज अपलिफ्ट, जिसे इस थ्रस्ट को हम आर्किमिडीज अपलिफ्ट भी बोलते हैं, और इसे बायंसी फोर्स भी बोलते हैं। तो वेट कहीं ना कहीं थ्रस्ट पे ही डिपेंड करता है। वेट कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है? थ्रस्ट पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए एक पानी की बूंद नीचे की तरफ गिर रही है। जब एक पानी की बूंद नीचे की तरफ गिरती है तो वो अपने वेट से गिरती है। अब ये किसी एयर में गिर रही है, किस में गिर रही है? किसी एयर के पार्टिकल्स या किसी मीडियम में गिर रही है ना, किसी एयर में गिर रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब इस ड्रॉप पर दो बल लगेगा ऊपर की तरफ। एक तो इस ड्रॉप पे लगेगा इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस ड्रॉप पे लगेगा, एक तो लगेगा ड्रैग फोर्स। क्या लगेगा? ड्रैग फोर्स। बोलो है कि नहीं? एक लगेगा ड्रैग फोर्स और दूसरा लगेगा आर्किमिडीज अपलिफ्ट। क्या लगेगा? जिसे हम थ्रस्ट भी बोलते हैं या बायंड फोर्स भी बोलते हैं, बायंड फोर्स भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रही है, इसको दो वेट काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। एक तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ, दूसरा बायंड फोर्स ऊपर की तरफ। इसका मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बायंड फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स, जिसके वजह से, इसी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स मूव्स डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। इसी वजह से जो पानी की बूंद हमारे सर पे गिरती है वो बहुत ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरती है और इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसकी स्पीड क्यों कम होती है? ये दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस वाटर की ड्रॉपलेट्स की स्पीड को रिडक्शन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। अगर कुछ हद तक अगर हम वेट को चेंज कर दें, इस वाटर ड्रॉपलेट्स के वेट को चेंज कर दें, मतलब ग्रेविटेशनल पुल को चेंज कर दें, तो कुछ हद तक क्या चेंज हो सकता है? बाइंड फोर्स, ड्रैग फोर्स, या इसमें और ऑप्शन दिया गया था आपका मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बस याद रखिएगा, अगर हम किसी बॉडी के वेट को चेंज करेंगे, मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट को चेंज करेंगे, तो कौन चेंज होगा? बायंड फोर्स चेंज होगा। और बायंड फोर्स का दूसरा नाम है थ्रस्ट फोर्स, और इसका एक और नाम है आर्किमिडीज अपलिफ्ट। इसका क्या नाम है? आर्किमिडीज अपलिफ्ट भी नाम है, याद रखिएगा, आर्किमिडीज अपलिफ्ट भी नाम है। तो वेट ग्रेविटेशनल पुल को चेंज करने से क्या चेंज होता है? बायंड फोर्स चेंज होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया आपको, आर्किमिडीज अपलिफ्ट कुछ हद तक चेंज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एनर्जी पजेस बाय अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर विद अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। मतलब एक
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मान अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर है, मान लेते हैं अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर है, और कितने हाइट पर है, 6 मीटर की हाइट पर है, 6 मीटर की हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस अर्थ के सरफेस पे जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है, और इसका मास दिया गया है कितना है, 50 किलोग्राम है। तो जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से थोड़ी सी उठाई जाती है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस, ये जो हाइट आप देख रहे हैं ना, ये अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। जब ये हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, तब इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्मूला mgh यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, mgh। लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य नहीं है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से बहुत ही थोड़े हाइट पर उठाते हैं, ठीक है ना। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के रेडियस के आधे के रेडियस के बराबर उठाते, या अर्थ के रेडियस के 1/3 उठाते, या 2/3 उठाते, तब इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम ये यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो mgh वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, mgh वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भैया, mgh, मास पता ही है 50, ग्रेविटी है 10, हाइट है 6, सिंप्लीफाई कर दो, 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 3000 जूल, यह हो सकता है 3 किलो जूल, क्या हो जाएगा 3 किलो जूल का पोटेंशियल एनर्जी। अब देख लो 3000 जूल तुम्हारे सामने आंसर है, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 11 का ए, प्रीति का ही आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बताइए, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following characteristics of a sound wave determine the loudness of sound? कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो साउंड की लाउडनेस को डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टिम्बर। ऑप्शन आपके सामने है ओनली 1 and 2, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ऑप्शन बी है ओनली 3, टिम्बर। ऑप्शन सी है ओनली 2, एम्पलीट्यूड। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। Which of the following characteristics of the sound wave determine the loudness of the sound? याद रखिएगा, साउंड की लाउडनेस को मेजर करने के लिए, साउंड की लाउडनेस को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड का। क्या इसका यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड का। तो ये लाउडनेस के लिए यूज किया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी किस क्वालिटी को या किस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, पिच को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और टिम्बर यूज किया जाता है क्वालिटी को मेजर करने के लिए, याद रखिएगा। तो साउंड के पिच को मेजर करना हो तो फ्रीक्वेंसी को कर लो, साउंड की लाउडनेस को मेजर करना है तो एम्पलीट्यूड को कर लो, और साउंड की क्वालिटी को मेजर करना है तो टिम्बर का यूज कर लो, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखिए गुंजा पांडे जी बोला लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है, इसका मतलब ओनली टू दिस एम्पलीट्यूड, करेक्ट, ठीक है, आसान है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ वुड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अ वुड ऑफ डेंसिटी 0.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम 80 सेंटीमीटर क्यूब फ्लोट्स इन लिक्विड, पानी की सतह पे तैर रहा है और उस पानी का डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वुड अबव द वाटर लाइन, वाटर लाइन के ऊपर कितना फ्रैक्शन होगा वुड का। ऑप्शन आपके सामने है 7/16, 2/16, 3/16, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए भैया गुरुजी कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। आपको मैं इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय देता हूं, करिए।
चलिए मैं करके बताऊं। देखो कैसे करेंगे। हमें, आपको पता है कि एक ब्लॉक दिया गया है, वुड दिया गया है, जिसकी डेंसिटी और उसका वॉल्यूम दिया गया है, और एक पानी की सतह पे तैर रहा है। पूछा गया है कि पानी की सतह से ऊपर इसका कितना भाग तैर रहा है। तो पहले एक काम करते हैं कि इस वुड का हम निकाल लेते हैं डेंसिटी, और वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मास निकाल सकते हैं। तो पहले हम स्टेप नंबर 1 में काम करेंगे, मास ऑफ वुड, वुड का मास निकाल लेंगे। वुड का मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 0.45 इंटू वॉल्यूम कितना है 880 80 है। सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, 0 से ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 45 हो गया, 36 36 36 आएगा। देखिए 36 36 आ रहा है कि नहीं, नहीं वो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। 36 आ रहा है कि नहीं, मतलब 36 ग्राम आ गया। मतलब उस वुड का जो मास है वो 36 ग्राम आ गया है। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं, इस वैल्यू को अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास वाटर था, मतलब एक लिक्विड है, इसमें तो वाटर दिया गया है। तो जब हम इसमें कोई ब्लॉक अगर डालेंगे, इसमें हम अगर कोई ब्लॉक डालेंगे, जैसे हमने ब्लॉक का ये वाला पार्ट पानी के अंदर है, तो जितना वॉल्यूम पानी के अंदर होता है उतना ही पानी तो डिस्प्लेस होता है। तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ये तो जानते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ वुड इमर्स्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। भाई ये तो हम जानते ही हैं, भाई ये तो इतना तो हम जानते ही है ना। अच्छा, अब ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना वॉल्यूम ऑफ वुड इमर्स्ड होता है उतना वॉल्यूम ऑफ वुड डिस्प्लेस होता है। आप दूसरे शब्दों में ये भी तो कह सकते हैं ना कि मास ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ वुड, जो वुड का इमर्स पार्ट का, ये जो वुड की जो इमर्स पार्ट का जो मास है, इतने भाग का जो मास है वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेस लिक्विड के मास के बराबर होगा। हम ये भी कह सकते हैं इज इक्वल्स टू मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड या डिस्प्लेस वाटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलिए, समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। अब हमें, हमारा मेन टारगेट है कि वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम निकालना। तो इसके लिए हम एक काम करें कि वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल दे, तो हमारा काम तो बन जाएगा ना। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, हम ये निकालना चाहते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो जितना मास डिस्प्लेस करेगा अपॉन डेंसिटी किसकी लेंगे, वुड की कि लिक्विड की, लिक्विड की। तो लिक्विड की डेंसिटी हमें पता ही है। मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर कितना है भाई, मास तो पता है ना डिस्प्लेस वाटर का, अभी तो निकाला ना 36 अपॉन डेंसिटी, सही रख रहे हैं ना। डेंसिटी बराबर यही तो होता है ना, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, इसकी डेंसिटी कितनी है, लिक्विड की डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे आया ये। तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जानते हैं। मास ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ वुड इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये भी जानते हैं। तो हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि मास कितना होगा, हम अपने सारा काम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब देखिए एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 2 5 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 9 टाइम्स, 9 5 हो जाएगा 45 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक बात तो यहाँ से तो साफ साफ क्लियर है। क्या क्लियर है कि
वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसका वॉल्यूम है 45 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये इमर्स पार्ट का वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? इमर्स पार्ट का वॉल्यूम है। इसका मतलब ये जो इतना पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम आपने अभी निकाला, कितना निकाला? अरे बोलो भाई, कितना निकाला? 45 सेंटीमीटर क्यूब निकाला। अच्छा, पूरे पार्ट का वॉल्यूम कितना था? पूरे पार्ट का वॉल्यूम पता था क्या? 80 सेंटीमीटर क्यूब। कितना था? 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कितना भाग ऊपर तैर रहा है, बस। तो अब क्या निकालना है? तो निकाल ही सकते हो ना आराम से, कितना भाग ऊपर तैरना निकाल सकते हो कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच इज above the surface ऑफ वाटर, जो वाटर के सरफेस के ऊपर है। आइए भैया, पूरा वॉल्यूम है 80, 45 वॉल्यूम नीचे चला गया, तो ये वाला वॉल्यूम कितना है बताओ? ये वाला वॉल्यूम कितना होगा? ये वाला वॉल्यूम, ये तो बताओगे सर 80 में से 45 माइनस कर देंगे तो मतलब 35 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन पूछा है तो 35 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 80 कर दो, हो गया। तो 35 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 80 कर दो, हो जाएगा। 5 सत्ते हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 3 30, 5 छंग 30 हो गया। तो क्या 7/16 पार्ट आ रहा है? देखो 7/16 पार्ट आ रहा है, 7/16 पार्ट आ रहा है। दिस ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे किया गया? बहुत आसानी से समझ में हो। देखो, हमें तो ये पता था कि इस ब्लॉक का मास कितना है, यानी इस ब्लॉक की डेंसिटी और वॉल्यूम पता था, और हमें लिक्विड की डेंसिटी पता था। आपसे पूछा जा रहा था कि इसका कितना पार्ट ऊपर तैर रहा है। तो इन सारे डेटा से आपको क्या क्या निकाल सकते हो? पहले तो हम ब्लॉक का मास निकाल लें। हम अगर ब्लॉक का मास निकाल लेंगे तो हमारा आधा काम तो हो जाएगा। ब्लॉक का मास निकाल लो। तुमने ब्लॉक का मास निकाला तो तुम्हारे पास कुछ आ गया, 36 ग्राम आ गया था। देखो तुम्हारे पास कितना आ गया था? 36 ग्राम तुम्हारे पास आ गया था। मतलब ये ब्लॉक का मास है। अब देखो, हम पता है वॉल्यूम ऑफ वुड इमर्स, जितना वॉल्यूम वुड का इमर्स होता है उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है, ये हम जानते ही हैं। या हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ इमर्स पार्ट ऑफ वुड, जितने इमर्स पार्ट ऑफ वुड का मास होगा उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस करेगा। चलो जी, उतना ही वाटर डिस्प्लेस किया है। हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वाटर डिस्प्लेस, वाटर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, और वॉल्यूम बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना डिस्प्लेस हुआ है वाटर का? 36 ग्राम। डेंसिटी लिक्विड की कितनी है? पानी की 0.8। सिंप्लीफाई करेंगे 45 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इतना पानी डिस्प्लेस हुआ है, इतना पानी डिस्प्लेस हुआ है, इतना पानी डिस्प्लेस हुआ है। इसका मतलब वॉल्यूम, इमर्स पार्ट का वॉल्यूम कितना था? 45 सेंटीमीटर क्यूब था कि नहीं? तो ऊपर वाला वॉल्यूम कितना है? 35 सेंटीमीटर क्यूब। फ्रैक्शन निकालना है तो 35/80 कर दो, आसान है। इसका आंसर पता था लेकिन सॉल्व करना नहीं आता। अरे ऐसा मत करिए, आंसर रटना नहीं है, आंसर रटना नहीं है, बड़ा नहीं है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे कार्य करता है? इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? बताइए। चौदह का सी। देखिए बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है, और सबसे पहले आंसर किसने दिया है? गुंजा भट्ट ने सबसे पहले आंसर दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि फिनोमे वर्क करता है। गुड। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल, क्वेक स्केल, अर्थ स्केल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है उसको किस स्केल पे मेजर किया जाता है? ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये तो आप तुरंत बता देंगे। बहुत बढ़िया। सिर्फ गुंजा और प्रीति अमिता ही आंसर कर रहे हैं, बाकी और कोई आंसर नहीं कर रहा है। ये भी सही है। रिचर स्केल, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड। नाउ नेक्स्ट देखिए। फॉर वन डायमेंशनल मोशन, एक डायमेंशनल मोशन के लिए द फोर्स एफेक्ट्स, और ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, याद रखिएगा। ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसा फोर्स जो x का फंक्शन है, मतलब डिस्टेंस का फंक्शन है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ux आर रिलेटेड एज, किस हिसाब से रिलेटेड है? फॉर द
वन डायमेंशनल मोशन के लिए। एफ एक्स बराबर माइनस डी यू एक्स अपॉन डी एक्स, एफ एक्स बराबर डी यू एक्स अपॉन डी एक्स, यू एक्स बराबर डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। बताओ भैया फटाफट से। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू एक्स अपॉन डी एक्स, एफ एक्स बराबर डी यू एक्स अपॉन डी एक्स, यू एक्स बराबर डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मैं बता चुका हूँ ये। मैं पोटेंशियल एनर्जी को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ये बताया आप लोगों को। अमिता का आंसर आ गया 16 का बी। गलत, गलत कर दिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितनी बार बता चुका हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस डी यू आर अपॉन डी आर। ये तो हो गया 3D स्पेस में। कितने किस में हो गया? 3D स्पेस में। अब आप यूनिट डायरेक्शन निकालना चाहते हो फॉर वन डायमेंशनल और एक्स डायरेक्शन में निकालना चाहते हो तो आप r की जगह पर x कर दो, तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस डी यू एक्स अपॉन डी एक्स। बताओ कितना आसान है। इसका डेरिवेशन भी मैंने आप लोगों को बताया है। सो दिस ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। इफ टू पीस ऑफ मेटल, अगर मेटल की दो पीसेस व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड हैव अ इक्वल अपथ्रस्ट ऑन देम, अगर इस पे इक्वल अपथ्रस्ट लग रहा है, two piece of metal when immersed in a liquid have equal upthrust on them, then both pieces must have equal weight, both pieces must have equal densities, both pieces must have equal volume, more than one of the above, none of the above। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करिएगा। टाइम चेंज हो गया क्या? नहीं, अभी कुछ दिन के लिए टाइम चेंज हुआ है, अदरवाइज टाइम तो अब आपका 5 से 6 ही टाइम आप ऐसे रहेगा। वैसे टाइम तो यही सुटेबल है, मुझे ऐसा लगता है। बताइए भैया, बताइए फटाफट से बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टू मेटल when immersed in a liquid have the equal upthrust, इनके अपथ्रस्ट इक्वल अपथ्रस्ट है। तो बताइए क्या हो सकता है। इनके वेट्स बराबर, वेट आपस में बराबर होंगे, इक्वल डेंसिटीज होगी, इक्वल वॉल्यूम होगा, क्या हो सकता है? अपथ्रस्ट फोर्स बराबर है, मतलब दोनों सेम वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे, है ना? बात समझ में आ रही है क्या? इफ अपथ्रस्ट ऑन देम इज इक्वल, अगर इनका अपथ्रस्ट इक्वल है, देन दे डिस्प्लेस वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। ये सेम वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेंगे, और इस सेम वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस कब करेंगे? जब इनका खुद का वॉल्यूम सेम होगा। ओनली व्हेन देयर वॉल्यूम इज ऑल्सो सेम, समझ में आ गया क्या भाई? अगर इन पे अपथ्रस्ट सेम है, इसका मतलब सेम वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेंगे, और सेम वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस बोथ पीस मस्ट हैव द सेम इक्वल वॉल्यूम। दोनों पीस के वॉल्यूम इक्वल हो सकता है। ठीक है जी, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। ऑप्शन नंबर लोगों ने डी दिया है, कुछ लोगों ने बी दिया है, डी बी सब दे रहे हैं गलत। ठीक है, चलिए। The inertia of an object tend to cause the object to increase its speed, to decrease its speed, to resist any change in its state of motion। Inertia क्या होता है? जड़त्व क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट में जड़त्व की प्रॉपर्टी tends to cause the object to resist any change in its state of motion, to increase its speed, to decrease its speed, more than one of the above, none of the above। बताइए। बस 2 क्वेश्चन और है, खत्म। 18 का सी, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लोएस्ट एनर्जी लेवल में
has an angular momentum equal to, angular momentum is defined as nh upon 2 pi. अरे बोलो ना, ये तो होता है ना, angular momentum of any revolving electron is n times of h upon 2 pi, है ना. इंटीग्रल मल्टीपल का h upon 2 pi होता है ना. अब क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, n बराबर 1, मतलब लोवेस्ट एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल के लिए n बराबर 1 कर दो तो ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई. इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन 2 पाई हो जाएगा. सो h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. 19 का सी सबने आंसर सही दिया है, गुड. नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए. द स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच द टेम्परेचर इज ओनली पॉजिटिव. टेम्परेचर का कौन सा ऐसा स्केल है जिसमें टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. टेम्परेचर का कौन सा ऐसा स्केल होता है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है? करेक्ट आंसर, गुंजा ने सबसे पहले आंसर दिया है, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट, केल्विन. तो देखिए यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म हो गई है. अब इसके बाद 2-3 सीरीज और मैं लगातार करूंगा. अभी 2 सीरीज, आई थिंक 2 सीरीज और हैं अभी, प्रैक्टिस नंबर 5 और 6. उसके बाद पीजीटी फिजिक्स का फिर पेड बैच में क्लास लेंगे. कल नहीं, कल परसों 2 दिन बाद फिर पेड बैच में क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे. और टाइम आपकी यही रहेगी 5 से 6, ठीक है. तो होप सो कि आपको क्वेश्चंस के लेवल समझ में आए होंगे और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत ही बेहतर था. इसी तरह से तैयारी करते रहिए. और अगर आप चाहते हैं बैच ज्वाइन करना तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं. संस्था के नंबर पे कॉल करके आपको रिजनेबल प्राइस में आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा. आप फाउंडेशन बैच लेना चाहें तो फाउंडेशन बैच ले सकते हैं. टारगेट बैच लेना चाहें या रिकॉर्डेड बैच लेना चाहें तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है. चलिए, तो यहीं पे हम अपने आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं. तैयारी करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.